नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पिता, जो मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं। पिता नहीं रहे, बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा, कुछ भी नहीं। जब भी जिक्र हुआ है सिर्फ पिता ही कहा गया है, पिताजी भी नहीं। शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे। नानी तो हमेशा बाप ही कहती रहीं, सुमी का बाप। उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था, तो पिता नहीं रहे। उनकी मृत्यु का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्व को करीब करीब भूल ही चुके थे। ना चाहते हुए भी मेरे शांत जीवन सागर में कुछ तरंगे, कुछ लोरें आ गईं। मैं बेवजह उदास हो गई। यूँ उदास होने के लिए पिता की मृत्यु एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिश्ता तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। फिर भी मन उदास हो गया, शायद इसलिए कि इस दुखद समाचार को मन उस आंतरिकता के साथ ग्रहण नहीं कर रहा जो कि एक बेटी के लिए जायज़ है। मैं अनमयस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो साहब बहादुर घर आते ही शुरू हो जाएंगे। परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी वगैरह सब ठीक तो है ना? अभी इतवार को ही तो दीदी का फ़ोन आया था। फिर क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आजकल जल्दी थक जाती हूँ। चलो चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अभी उसकी नौबत नहीं आई है। मैं तंग आकर कहती हूँ, तब जाकर यह जरह बंद होती है। गुस्सा आता है कि जरा सी बात भी इनकी नज़रों से नहीं छिपती। कई बार तो चिढ़कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है, इस घर में कोई मन भरकर उदास भी नहीं हो सकता। उदास होने पर पाबंदी नहीं है डार्लिंग, ये मुझे अपने पास खींचकर कहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट एंड I want to enjoy it all by myself। वह हंस देते हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल हंसी। और हंसने की तो बात ही है। उदासी भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है। उन्हें दुख होता है, हैरत होती है कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कण कहाँ से बीन लेती हूँ। इसलिए शुरू हो जाते हैं, मम्मी की याद आ रही है, शुभम का रिजल्ट आया है, शगुन के दिन भर बहुत परेशान किया। मतलब यह है कि उदास हो तो कारण बताओ। इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खींच जाती हूँ। पति का इतना अधिक संवेदनशील होना भी भार लगने लगता है। और मम्मी को हमेशा यह शिकायत रही कि उनके पति के पास संवेदना नाम मात्र को भी नहीं थी। हद दर्जे का आत्म केंद्रित व्यक्ति था वह, दूसरों के सुख दुख से एकदम अनजान। पर उनका था, वे स्वामी थे। मम्मी पत्नी कम, नौकरानी ज़्यादा थी। नौकरानी जिसे तनख्वाह ना देनी पड़ती हो। मेज़ संवारने से लेकर सेज संवारने तक का हर काम खुशी खुशी करना उनका फ़र्ज था। पति के जूते तक उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थीं। यह जुमला बराबर उन पर फेंका जाता था, पैर की जूती। जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। शेष समय घर के कोने में पड़ी रहने को अभिशप्त। MA PhD, मेरी माँ कैसे और क्यों यह सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर्य होता है। पर सहने की भी एक सीमा होती है।
उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस ना ले सकी। अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर सीधी नानी के घर आ गईं। कुल 8 साल के वैवाहिक जीवन का पटापेक्ष हो गया। उस समय दीदी 5 साल की और मैं महज 2 साल की थी। इसलिए मेरे मन में ना पिता की और न पिता के घर की कोई स्मृति बाकी है। भाई के घर में हमेशा निभाए होना कठिन था। मम्मी इस बात को जानती थीं, इसलिए सुविधा और संयोग जुड़ते ही उन्होंने अपना स्थानांतरण भोपाल करवा लिया। आते समय नानी को भी अपने साथ लेती आईं, ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से नौकरी कर सके। जब से होश संभाला, नानी को सदा अपने पास ही पाया है। मम्मी की व्यथा कथा भी उन्हीं से सुनी है। नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने वह अध्याय कभी खोला ही नहीं। ना कभी पिता की निंदा की, ना उन्हें याद किया। नानी ही जब तक उन्हें कोसने लगती तो वह थके स्वर में कहती, अब रहने दो अम्मी, तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो। नानी कहती, लली, मेरी जान जलती है तभी ना गालियाँ निकलती हैं। मरे ने मेरी सोनचरैया की जिंदगानी मिट्टी कर दी। बाप के रहते बेटियां अनाथ हो गईं। नानी का जब मूड खराब होता तो उन रिश्तेदारों की भी सामत आ जाती जिन्होंने यह संबंध सुझाया था। मरो ने हवा तक नहीं लगने दी कि लड़के का चलन ठीक नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। ईश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो। नानी किसी तरह चुप न होती तो मम्मी मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती। मैं बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी को देखते हुए दूसरी ही कहानी सुनने लगती। उस कहानी में न राजा रानी होते, न परियां होती। उन कहानियों में अनजान आदमी राक्षस या दैत्य की शक्ल में होता और मेरी नाजुक सी गुड़िया सी माँ चुपचाप उसके अत्याचार बर्दाश्त कर रही होती। बचपन से पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवाकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी नहीं उभरता था। जैसे जैसे समझ आती गई, कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। निम्मी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। नाक, नक्श, रंग, रूप, कद काठी बिल्कुल वही है। फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती। अरे, स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। एक नंबर की जिद्दी नकचड़ी है। सुमी एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह मरी तो हूबहू बाप का नमूना है। मतलब पिता ऊंचे, कद्दावर, सावले, तीखे नैन नक्श वाले जिद्दी इंसान थे, जबकि मम्मी नाजुक सी, गोरी सी, सौम्य प्रवृत्ति वाली महिला थी। लोग कहते हैं ईश्वर जानबूझकर ऐसे जोड़े बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं। फिर इन लोगों की निभी क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? कभी कभी दीदी से मनोहर करती, दीदी बताओ ना, अपने पिता कैसे थे? तुम तो उस समय काफ़ी बड़ी थी ना। दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम झड़क देती। मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना ही मैं इसकी कोई ज़रूरत महसूस करती हूँ। फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराध में उन्होंने मम्मी को जो अमानुषिक यातनाएं दी हैं, मुझे सिर्फ वही याद हैं। दूसरी बेटी मतलब मैं। हाँ, तुम। और प्लीज़ अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो। दीदी दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहती कि वह एक बुरा सपना था
जिसे भी भूलना चाहती हैं। दोनों हाथों में सिर थामे दीदी मुझे बिल्कुल मम्मी की टू कॉपी लगती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता, मैं उन जैसी क्यों नहीं हुई, नाजुक छुई मुई सी। नानी कहती ताड़ सी लंबी हो रही है, दूल्हा कहाँ से आएगा इसके लिए। लेकिन आश्चर्य, दूल्हा मेरे लिए ही आया। दीदी अनब्याही रह गई। खैर, रिश्ते तो उनके लिए भी बहुत आए। लोग तो 5 कपड़ों में ब्याह कर ले जाने को तैयार थे, पर दीदी को विवाह के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। बचपन के जो दृश्य दुःस्वप्न की तरह उनके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाईं। डॉक्टर होते ही वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं और वहीं बस गईं। दीदी के जाने के बाद मम्मी एकदम अकेली पड़ गई। कुछ तो नानी की मृत्यु ने ही उन्हें तोड़ दिया था। दीदी के जाने के बाद तो एकदम ही गुमसुम हो गई। दीदी के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, उस तरह से वे मुझसे कभी जुड़ नहीं पाईं। शायद मुझ में अपने पति के प्रति छाया देखती हूँ, या कि मेरे स्वभाव में ही कुछ खोट रहा हो, पर वे हमेशा मुझसे छटकती ही रहीं। बल्कि उनकी अपेक्षा मैं नानी के अधिक निकट थी। नानी ने कभी सीधे मुँह बात नहीं की, पर उनका प्यार गालियों में ही उमड़ा पड़ता था। नानी की मृत्यु के बाद मम्मी ही नहीं, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी। जीवन के उस सूनेपन को भरने में अजीत ने बहुत मदद की। यह सचमुच मेरा सौभाग्य था कि जिस समय मन सराहे के लिए भटक रहा था, अजीत सामने पड़ गए। नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रखकर रोने पर आमादा थी। मुझे तो आज भी इस संयोग पर गर्व और आश्चर्य होता है कि उन दिनों अजीत से मुलाकात हो गई। एक दिन मम्मी से परिचय करवाने के लिए मैं उन्हें घर ले आई थी। मैं चाय बनाने भीतर आई तो मम्मी भी मेरे पीछे पीछे चली आई। बोली, निम्मी, यह लड़का तुम्हारा मित्र ही है या कुछ और है? अभी तो सिर्फ मित्र ही है, बाद में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन जाए। वे पुनः बाहर जाकर बैठ गई और चाय के दौरान उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा, अजीत, नमिता ने शायद तुम्हें बताया होगा कि मैं और उसके पिता बरसों से अलग हैं। उसके जेहन में तो शायद उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी थी। नमिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिक्र ही नहीं चला। और आप भी मुझे यह सब क्यों बता रही हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। इस तथ्य को जब तुम जान लोगे, तब तुम्हें उसे समझने में आसानी होगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट द्वारा पाले जाते हैं, थोड़े अलग होते हैं। वे ज़्यादा भावुक, ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गुस्सैल या ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इसलिए अगर नमिता के स्वभाव में तुम्हें कुछ अस्वाभाविक लगे तो ज़रा सब्र से काम लेना, उसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना। मम्मी के इस आग्रह को हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ बड़ा अप्रासंगिक लग रहा था, पर बाद में उसकी सार्थकता समझ में आई। मम्मी जान गई थीं कि यह रास्ता बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए भूमिका बांध रही थीं। जैसे ही अजीत की ओर से प्रस्ताव आया, उन्होंने फौरन हाँ कह दी। वे मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुकी थीं। उन्होंने दीदी की शादी का जिक्र भी नहीं छेड़ा। अजीत के माता पिता से भी उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई, बल्कि उनसे कह दिया कि मेरी बेटी का यह पक्ष कमज़ोर है, कृपया इसे लेकर कोई तानाकसी ना करें, नहीं तो वह सहन नहीं कर पाएगी। अजीत तो सज्जन है ही,
उनके माता पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं। शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिति को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रिश्तेदारों ने कानाफूसी की भी होगी तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुंची। विदा के समय सभी माएँ अपनी बेटियों को सीख देती हैं। मेरी माँ ने भी दी। कहा, निम्मी, अब थोड़ा अपने स्वभाव को मोल्ड करो, अपनी ज़बान पर काबू करना सीखो। मैं तो औरत थी, फिर भी सह नहीं पाई थी। अजीत लाख सज्जन है पर पुरुष हैं, उसके सब्र की प्रतीक्षा मत लेना। शुभम के जन्म पर मुझसे भी ज़्यादा मम्मी खुश थीं। चल, तूने एक बड़ी लड़ाई जीत ली। कैसे? कम से कम बेटी जनने का दोस्त मुझ पर नहीं लगेगा, और मैं भी एक तरह से बरी हो गई। नहीं तो कहने को हो जाता, माँ की कोख में भी बेटियाँ ही थीं, बेटी भी इतिहास दोहरा रही है। उस समय मैंने जाना कि इस लांछन का घाव उनके अवचेतन में अब भी ताज़ा है। 2 साल पहले एक फ़ोन आया था। दीदी उन दिनों USA से आई हुई थी। उनसे मिलने मैं भी मम्मी के पास पहुंच गई थी। फ़ोन मैंने ही उठाया था। हेलो, कौन? सुमी बोल रही है। जी नहीं, मैं निम्मी हूँ, नमिता। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ। तुम तो शायद पहचानोगी भी नहीं। सुमी होती तो पहचान लेती। ज़रा अपनी मम्मी को फ़ोन देना। मम्मी कॉलेज गई हुई थी। मैंने दीदी को पकड़ा दिया। कोई गोविंद चाचा हैं। दीदी का चेहरा एकदम तन गया। बड़ी ही रूखी आवाज़ से उन्होंने कहा, यस, सुमिता हियर। उस तरफ से क्या बात हुई पता नहीं। दीदी ने तल्ख अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता अभी मौजूद हैं। दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर अस। मेरी माँ ने तो अरसे पहले अपने सारे सौभाग्य अलंकार उतार दिए हैं। हमारे लिए तो पिता का अस्तित्व कब से शेष हो गया है। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और दीदी ने रिसीवर पटक दिया। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से देखा। श्रीमान को कैंसर हो गया है, सिरोसिस ऑफ लीवर। इसलिए बीबी की याद आ गई है, क्योंकि बीमारी में सेवा भी चाहिए और पैसा भी। वह जो एक और थी, वह कहाँ गई? एक होती तो रुकती, यहाँ तो अनेक थीं। डूबते जहाज़ पर कौन ठहरता है? मम्मी को बताओगी? बताना तो पड़ेगा, पर एक बात तय है, अगर वे उस आदमी के पास दोबारा गई तो हम दोनों उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे। पर अगर उनका दोबारा फ़ोन आया तो क्या मम्मी मना कर पाएंगी? यू आर राइट्स। मम्मी में वो गट्स नहीं है। वो लोग उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर पैसा तो ले ही लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं साल 6 महीने के लिए मम्मी को अपने साथ ले जाती हूँ और अभी मामा की खबर लेती हूँ। यहाँ का नंबर तो उन्होंने ही दिया होगा। और हाँ, पहला काम यही करूँगी कि वहाँ एक नया नंबर ले लूँगी जो सिर्फ तुम्हारे पास होगा, वरना ये लोग वहाँ भी मम्मी को चैन से नहीं रहने देंगे। दीदी ने सांस ना ली। दौड़ धूप करके जल्दी से मम्मी का वीज़ा बनवाया। वे तो मम्मी से कह रही थीं कि वे अपनी नौकरी छोड़ दें, लेकिन मम्मी नहीं मानी। एक लंबी छुट्टी लेकर चली गईं। पिछले साल आई थीं 1 महीने के लिए। वीज़ा की अवधि बढ़ाकर फिर चली गईं। उनके जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। 8वें दिन फ़ोन पर बात होती है, फिर भी दूरी का एहसास नहीं जाता। हम तीनों की एक छोटी सी दुनिया थी। वो दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अकेली पड़ गई हूँ। मम्मी से शिकायत करती हूँ तो वे हंस देती हैं। पगली, अब तुझे हमारे
ज़रूरत ही क्या है, अब तो तेरी अपनी एक अलग दुनिया है। तुझे तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी कभी होता है, मैं कहती। आज 11 साढ़े 11 बजे फिर गोविंद चाचा का फ़ोन आया था। इस बार मेरे ही पास आया था। मम्मी दीदी के पास हैं और उनका नया पता और नया मोबाइल नंबर सिर्फ मेरे ही पास है। इस बार भी गोविंद चाचा ने मामा से बात की होगी और उन्हीं से मेरा पता और नंबर लिया होगा। हेलो, मैं गोविंद चाचा बोल रहा हूँ। तुम नमिता बोल रही हो ना? जी, कहिए। तुम्हारे पापा नहीं रहे। चाहती तो दीदी वाला जुमला फिर से उछाल देती, लेकिन इच्छा ही नहीं हुई। मेरा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने का कोई मन नहीं हुआ तो उधर से गोविंद चाचा ने कहा, निम्मी सुन रही हो ना? तुम्हारी मम्मी को सूचना देनी थी। तुम्हारे मामा के पास सिमी का कोई भी नंबर नहीं है और भाभी शायद सिमी के साथ हैं। जी, मैं उन्हें खबर दे दूँगी। हफ्ते 6 दिन में दीदी फ़ोन करती ही हैं तो उन्हें बता दूँगी। अगर मुझे नंबर दे देती तो? ऐसी भी क्या जल्दी है, 2 दिन बाद भी पता चलेगा तो क्या। आप तो जानते ही होंगे, बरसों पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया था। खैर, मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता था। अब जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। आपका क्या इतना ही फ़र्ज़ था? मतलब जिस तत्परता से आपने अपने भाई की बीमारी और मौत की खबर पहुंचाई है, क्या उसी तत्परता से कभी हमारी खोज खबर भी ली? हम आपके घर की बेटियां थीं, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की हम कहाँ हैं, कैसे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं या मामा के घर में खट रहे हैं, शादी ब्याह हुआ है या कुंवारे ही बैठे हैं? आप हमारे चाचा होते हैं ना। सिर्फ ख्याल करने से क्या होता है, कोई संपर्क सूत्र भी तो हो। वैसे भी जिससे ये सारे रिश्ते थे उसने तो पहले ही किनारा कर लिया था। और अब वह महीन सा संपर्क भी टूट गया है, कहकर मैंने रिसीवर इतनी ज़ोर से पटका कि उन्हें मेरे आक्रोश का अंदाज़ा हो गया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ज़िंदगी भर तो कोई खबर भी ना ली कि ये लोग जीती भी हैं या मर गई हैं, और अब मेरे पिता की 13वीं का निमंत्रण दे रहे हैं। मुझे गुस्सा केवल उन पर ही नहीं आ रहा था, बल्कि अपने आप पर भी आ रहा था। उनसे इतनी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी। दीदी ने कितने ग्रेसफुली उन्हें एक ही बार में निपटा दिया था। मेरे इस तरह आक्रोश जताने पर उन्होंने मेरा निराश, उदास, एकाकी बचपन की झलक ज़रूर देख ली होगी। मुझे इस तरह उनसे बात करने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह तो एक प्रकार से मैंने मम्मी का अपमान ही कर दिया। मैंने मम्मी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। यह सोचकर मैं बहुत उदास हुई और हलक कर बहुत देर तक रोती रही। इनके आने का समय हुआ तो मैंने मुँह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए थे, फिर भी इन्होंने मेरी चोरी पकड़ ही ली। क्या हुआ, लगता है दिन भर रोती ही रही हो। मैं फट पड़ी। तुम CID में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? बेकार दफ्तर की फाइलों में अपना हुनर जाया कर रहे हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैडम, पर आपका चेहरा इतना पारदर्शी है कि कोई अंधा भी आपका चेहरा पढ़ सकता है। मैं तो फिर भी 2 आंखें रखता हूँ। घर में गिलास भी टूट जाता है तो उसकी भनक मिल जाती है। टेलर तुम्हारा ब्लाउज़ बिगाड़ देता है तो भी मैं समझ जाता हूँ। फिर आज तो कोई गंभीर बात हुई है, तुम दिन भर रोती रही हो। ठीक कह रहा हूँ ना? रोने पर क्या कोई पाबंदी है? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, पर पूछना तो फ़र्ज़ है मेरा। पति हूँ तुम्हारा। मन तो कर रहा था चीख कर कह दूँ,
भाड़ में जाए तुम्हारा फ़र्ज, लीव मी अलोन। पर मम्मी की सीख याद आ गई जो उन्होंने सगाई पर, शादी पर और अमेरिका जाने के पहले मुझे दी थी। कहा था, निम्मी, अपनी जुबान पर और अपने गुस्से पर काबू रखो। माना यही छोटी छोटी बातें ही घर गृहस्थी को तबाह कर देती हैं। माना कि अजीत बहुत सज्जन है, सहनशील है, पर कभी कभी चंदन में भी आग लग जाती है। इसलिए कहती हूँ, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए थोड़ा जब्त करना सीखो। मम्मी की बात याद करते ही मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया और मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, आपका फ़र्ज बहुत हो गया श्रीमान जी, अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। ठीक उसी समय बच्चे भी आया के साथ खेल कर लौट आए। घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। रात का खाना भी उसी प्रसन्नता के साथ हुआ। उस दिन टीवी खोलने का मन नहीं हुआ। शगुन को थपकते हुए मैं बरामदे में आ बैठी। ये भी सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनके बैठते ही शुभम भी आकर उनकी गोद में बैठ गया। दोनों बच्चे निंदियाए हुए थे। सोने में 10 मिनट का समय भी नहीं लगा। हम दोनों थोड़ी इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने उनसे कहा, आप शाम को ठीक कह रहे थे, आज एक गंभीर बात हो गई है। क्या? मेरे पिता नहीं रहे। ओह, उन्होंने कहा और चुप हो गए। शायद सोच रहे होंगे संतावना में क्या कहूँ, संतावना दूँ भी या नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम्हारी मम्मी ने मना किया था, इसलिए आज तक मैंने उनका कोई जिक्र नहीं छोड़ा। लेकिन आज चाहो तो उनके बारे में बात कर सकती हो, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उनके बारे में बात करने को है ही क्या, मैंने कसेले मन से कहा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं, मैं तो कुल जमा 2 वर्ष की ही थी जब मम्मी ने घर छोड़ा। उसके बाद उन्हें कभी देखा ही नहीं, सिर्फ सुना, और जो भी सुना उससे मन आहत ही हुआ। लेकिन फिर भी पिता तो पिता ही होते हैं। और एक अनजाना अनचाहा तार उनसे जुड़ा रहता है, इसलिए तुम रोई थी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं रोई थी, मैं तो अपने लिए रोई थी। मुझे वो सुरक्षा, वो प्यार नहीं मिला जो एक गरीब बच्चे को भी अपनी झोपड़ी में पिता का प्यार मिलता है। वह बहुत सुरक्षित महसूस करता है और अपनों के बीच भी सिर उठाकर चलता है, क्योंकि उसके सिर पर पिता का हाथ होता है। हम तो पिता के होते हुए भी अनाथ थे। मामा की हवेली में भी असहाय और बदहाल थे। मामा हमें मजबूरी में पाल रहे थे, लेकिन उनके बच्चों को हम जरा भी नहीं खटकते थे। वे हमें अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। हम अपनी मर्जी का ना पहन ओढ़ सकते थे, ना खा पी सकते थे। हमें हंसने बोलने की भी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। मामी की चौकन्नी नज़र हमेशा हमारे ऊपर ही रहती थी। उनकी ज़बान तो जहर थी ही। वे हमें कभी नहीं भूलने देती थीं कि हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। दीदी तो फिर भी समझदार थीं, लेकिन मैं कभी कभी जिद पर आ जाती थी। तो मामी कहती, पिता के घर से क्या बांध कर लाई थी जो हक से मांग रही है। मम्मी कुछ कहती तो एकदम तांडव करने लगती, कहती यही सुखा भाव था, इसलिए तो ससुराल में नहीं बनी। अब यहाँ हमारे छाती पर मुंह दलने आ गई हैं महारानी। मेरे बच्चों के मुँह का कौर छिन गया। यूँ तो मम्मी कॉलेज में नौकरी कर रही थीं, अपने खर्चे के पैसे भी दे रही थीं, पर मामी को उसमें संतोष नहीं था। उन्हें तो हमारी उपस्थिति ही खटकती थी। उधर नानी एक ही शहर में मम्मी को दूसरा घर लेकर रहने की अनुमति भी नहीं दे रही थी। थक हार कर मम्मी ने अपना ट्रांसफ़र भोपाल करवा लिया।
इसलिए नानी भी बेटे का महल छोड़कर हमारे साथ आ गईं और मरते दम तक यहीं रहीं। लेकिन अपना खर्च बराबर मामा से लेती रहीं। कहती, अब बुढ़ापे में बेटी की कमाई क्यों खाऊं। उनकी इस बात के पीछे रस्मों रिवाज थे या बेटी की मदद की आकांक्षा, कौन जाने। नानी ना होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। मैं बड़े मनोयोग से उन्हें अपनी कहानी सुना रही थी। एकाएक ना जाने कितनी सारी स्मृतियां याद आने लगी थीं। अपना अकेलापन, मम्मी के आंसू, पड़ोसियों की तानाकसी, सहेलियों की कानाफूसी और रिश्तेदारों के हंसी मजाक। जब हम लोग भोपाल आए थे तो मम्मी ने अपने सुहाग चिन्ह उतार दिए थे। हम कितना सहम गए थे तब। नानी तो एकदम बिदक गई थीं। मम्मी ने शांत भाव से कहा था, अम्मा, लोग तरह तरह की बातें पूछते हैं, किस किस को अपना इतिहास सुनाती फिरूं। लड़कियां भी परेशान होती हैं। वैसे भी ये चीज़ें मेरे सौभाग्य की नहीं, दुर्भाग्य की ही हैं। करवा चौथ या तीज पर मम्मी व्रत नहीं रखती थीं। नानी को उन्होंने समझा दिया था, अम्मा, मैं तो एक जन्म में ही भर पाई हूँ। जन्म जन्मांतर तक ऐसे पति की कल्पना मैं नहीं करती। बेतरतीब से जैसे जैसे बातें याद आ रही थीं मैं सुना रही थी। बरसों से संचित गुबार का लावा जैसे बह निकला। सब गुबार निकल जाने के बाद मैं निस्पंद सी कितनी देर तक उधर बैठी रही पता ही नहीं चला। कब उन्होंने शुभम को अंदर लेटाया, कब शगुन को मेरी गोद से उठाकर ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत देर हो जाने के बाद जब मुँह हाथ धोकर बेडरूम में गई तो देखा वे एक बाहें पर शगुन को और एक बाहें पर शुभम को लेटाए हुए तीनों सो रहे हैं। दोनों बच्चे नींद में भी बहुत संतुष्ट और आत्मविश्वासी नजर आ रहे हैं। एक पल के लिए मुझे अपने बच्चों से ही ईर्ष्या हो उठी। विधाता ने मुझे इस सुख से वंचित क्यों रखा। दिल में फिर एक भट्टी सी सुलगने को हुई, पर मैंने उसे जब्त कर लिया। छी, कोई अपने बच्चों से भी ईर्ष्या रखता है क्या। अपने आंसू पोंछ मैंने उन्हें पुकारा, सो गए क्या। उन्होंने आँख खोलकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो नहीं सोया, मेरे ये दोनों हाथ सो गए, थोड़ी मदद करोगी क्या। मैंने बच्चों को हटाना चाहा, पर उन्होंने पापा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वे नींद में भी उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये देख मैंने अजीत के दोनों हाथ बच्चों के सिर पर रखकर कहा, आज मुझे एक वचन दोगे। अजीत ने पूछा, क्या। मैं कितनी भी गलतियां करूं, पर उसकी सज़ा इन बच्चों को मत देना। मुझे भले ही छोड़ देना, पर इन बच्चों पर अपना हाथ सदा बनाए रखना। प्रॉमिस। उन्होंने प्रॉमिस कहा और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।